Hello, smart minds. Welcome to Microscope Mind, where we zoom into biology and blow your mind. सो हेलो स्मार्ट माइंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे। चलिए बेटा, आज हम एक ऐसा कॉम्बो टॉपिक अनकवर करने वाले हैं जो देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बट है नहीं। कैंप पाथवे एंड फोटो रेस्पिरेशन। यस, ये दोनों ही एक वीडियो में, क्योंकि एफिशिएंसी नाम की भी कोई चीज होती है, राइट? देखो, प्लांट्स जो हैं वो देखने में बड़े इनोसेंट लगते हैं, लेकिन उनके अंदर भी छिपा होता है एक फुल ऑन नाइट शिफ्ट वर्कर और दूसरा एक कंफ्यूज एम्प्लॉय। नाइट शिफ्ट वाला जो होता है वो कैंप पाथवे है, और जो कंफ्यूज्ड एम्प्लॉय है वो फोटो रेस्पिरेशन है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कैंप पाथवे, जो बेसिकली प्लांट्स का वो जुगाड़ वर्जन होता है जो कहता है दिन में कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं भाई नहीं, हम तो काम रात में ही करेंगे, फुल ऑन जेंजी वाइब। जैसे कि रात में प्रोडक्टिविटी ऑन, दिन में एनर्जी सेविंग मोड ऑन। बात करें अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की, जो सुनने में तो लगता है कि कोई रेस्पिरेशन का फैंसी कजन होगा, बट ऐसा है नहीं। ये तो एक्चुअल में प्लांट्स का उप्स या मिसक्लिक मूवमेंट होता है। दुबिस को कहता है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, ऑक्सीजन उठा लिया, चलो वेस्ट ही बना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पीडीएफ अपलोड करने जाते हैं और स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्रिस्प और क्लियर वे में समझने की कोशिश करेंगे, विजुअलाइज करके कैंप पाथवे और फोटो रेस्पिरेशन। तो ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैंप पाथवे की बात करें अगर हम, तो ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म आर फाउंड इन, या हम बोले तो डिस्कवर्ड इन, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन सक्यूलेंट प्लांट्स। सक्यूलेंट प्लांट्स, ये टर्म हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो बच्चे। तो ये जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं उनकी बात करें तो आप देखेंगे दीज प्लांट्स आर विद फ्लैशी स्टेम। ठीक है, देखोगे अगर आप तो इन प्लांट्स के अंदर वाटर स्टोरेज रहेगा या कोई ना कोई फ्लूइड स्टोरेज रहेगा। जैसे आप एलोवेरा का पौधा देखते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर वाटर स्टोरेज करके वाटर को कंजर्व किया जाता है। तो सक्यूलेंट प्लांट्स उस टाइप के प्लांट होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड भरा रहता है। उन प्लांट्स को हम सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं, और कैंप पाथवे जो है सबसे पहले इन्हीं प्लांट्स में डिस्कवर किया गया। एग्जाम्पल ऑफ सक्यूलेंट प्लांट्स लिख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ सक्यूलेंट प्लांट्स अगेव सम फैमिलीज ऑफ, जैसे कुछ फैमिलीज के मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, जस्ट लाइक कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, ऑर्किडेसी। इनके मेंबर्स कुछ हैं जिनके अंदर ये कैंप पाथवे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैंप पाथवे की, इसके मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ कैंप पाथवे की, तो जो मैकेनिज्म ऑफ कैंप पाथवे है जस्ट फॉलोज द C4 साइकिल पाथवे। जैसा C4 साइकिल हमने पढ़ा था वैसा ही कैंप पाथवे भी होता है। सो फिर ये प्लांट्स डिफरेंट कैसे है बेटा, अभी बताता हूं मैं। देखो, आप लिखेंगे कैंप पाथवे इज सिमिलर टू C4 पाथवे, राइट? अभी बताया आपको। बट ऑल द रिएक्शंस, ऑल द रिएक्शंस परफॉर्म्ड इन मीजोफिल सेल ओनली, मीजोफिल सेल ओनली। ओके, कैंप पाथवे C4 पाथवे जैसा ही है। C4 पाथवे में दो टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं फॉर कंप्लीट साइकिल। एक है बेटा मीजोफिल सेल और दूसरा है बंडल शीथ सेल। एम आई राइट? हमने अभी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। दो सेल्स इन्वॉल्व हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। ओके, कैंप पाथवे जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, मीजोफिल सेल। C4 साइकिल जैसा ही काम होगा, लेकिन सिर्फ एक सेल इन्वॉल्व होगी। अब इसमें क्या है कैंप पाथवे में, कि जो प्लांट्स हैं अपने स्टोमेटा को दिन भर क्लोज रखते हैं, उसके बाद वो जो स्टोमेटा ओपन करते हैं वो रात में। इसका रीजन क्या हो सकता है? दिन में धूप ज्यादा है, क्योंकि ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में मिल रहे हैं, जीरो फाइट्स हैं। तो दिन में धूप ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या हो सकता है, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो सकता है अगर उन्होंने स्टोमेटा ओपन कर दिया। इस वजह से वो दिन में क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। रात के टाइम में वो स्टोमेटा ओपन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं इनसाइड द मेसोफिल सेल, और उसके बाद उससे क्या ये चलाते हैं, केल्विन साइकिल। ओके, जो C3 साइकिल भी हम पढ़ रहे थे। लेकिन C3 साइकिल में स्टेबल प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन कंपाउंड, लेकिन इसमें भी क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट वाज 4 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वाज 4 कार्बन कंपाउंड, इसलिए बोला है सिमिलर टू C4 पाथवे।
ओके, दीज प्लांट्स, लिखिए दीज प्लांट्स क्लोजेस स्टोमेटा, क्लोजेस स्टोमेटा at daytime to reduce water loss and opens the stomata in night। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लिखने जा रहा हूं मैं, याद रखेंगे आप। इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा स्कोटो एक्टिव, स्कोटो एक्टिव रेस्पिरेशन। स्कोटो एक्टिव रेस्पिरेशन क्या है बेटा? स्टोमेटा को दिन के अंदर बंद रखना और रात में ओपन करना। अब ये प्रोसेस जो होता है, इस टाइप का रेस्पिरेशन को हम कहते हैं स्कोटो एक्टिव रेस्पिरेशन। पर्पस क्या है इसका? लिखेंगे टू रिड्यूस, पर्पस में लिखिए टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कैम्प पाथवे। कैम्प पाथवे में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। पूछा जाएगा कितने सेल इन्वॉल्व हैं, आप बताएंगे एक सेल इन्वॉल्व है। किसके सिमिलर पाथवे है ये, तो आप बताएंगे C4। और उसके अलावा पूछेंगे किसके अंदर पाया जाता है, तो बोलेंगे सक्यूलेंट जीरोफाइट्स। किसके अंदर बेटा? याद रखेंगे सक्यूलेंट जीरोफाइट्स। और ये जो टर्म है सक्यूलेंट जीरोफाइट्स, अगर आ गया एग्जाम में तो आप हमेशा समझिए कि ये कैम्प पाथवे की बात करने वाले हैं, बिकॉज दिस टर्म इज नीदर यूज इन एनी चैप्टर नॉर यूज इन एनी ऑफ योर बुक्स। ठीक है, तो सक्यूलेंट जीरोफाइट्स सिर्फ और सिर्फ कहां यूज हुआ है? फोटोसिंथेसिस के कैम्प पाथवे में। और जैसे ही ये टर्म आएगा आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, रेसोल्यूशन एसिड मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कैम्प पाथवे। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन, या तो हम इसको बेटा C2 साइकिल कहेंगे। C2 साइकिल जो है, क्यों कहेंगे वो आगे हम पाथवे में देख लेंगे कैसे फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। पहली चीज तो बेटा आपको जाननी है, जो इन 1920, इन द ईयर 1920, ओटो वॉरबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, ओटो वॉरबर्ग। ऑब्जर्व्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस inhibited इन ग्रीन एल्गा। ठीक है, ये जो मैंने लाइन लिखी है बेटा, इसमें क्या बता रहा है ये, कि 1920 में एक साइंटिस्ट थे जो ओटो वार्बर, ऑब्जर्व करते हैं ग्रीन एल्गा पे एक्सपेरिमेंट करते हुए कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, इनिबिट हो जाती है। अब इसी इनिबिशन को, इंपॉर्टेंट है, इसी इनिबिशन को हम बोलते हैं क्या बेटा? वार्बर्ग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? वार्बर्ग इफेक्ट। ठीक है, अगर फोटो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कोई पूछे आपसे, व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कोई पूछे तो आपको बताना है बेटा कि इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस which involves oxidation of, which involves oxidation of organic compounds by oxygen। किसके द्वारा बेटा? by oxygen in presence of light। फोटो रेस्पिरेशन कोई पूछ दे बेटा तो आप बताओगे कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन कंपाउंड से, आप कहो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। दिस इज फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस बेटा इन्वॉल्व्स थ्री ऑर्गेनल्स, थ्री ऑर्गेनल्स। कितने ऑर्गेनल्स? तीन। एक ऑर्गेनल में फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, वो तीन ऑर्गेनल में कंप्लीट होती है जाके। फर्स्ट ऑर्गेनल इज, फर्स्ट ऑर्गेनल इज ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा ऑर्गेनल विल बी पर ऑक्सीसोम, और तीसरा ऑर्गेनल विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का ऐसे ही पूछ लिया जाता है, नीट में आई थिंक नहीं आया लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कि
जो आपका क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन का जो तीन ऑर्गेनेल्स को इन्वॉल्व करा रहा है, तो क्या ऐसे ही जो ऑर्गेनेल्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं किसी प्रोसेस को, क्या हम उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखते हैं? ये सेल्स चैप्टर से रिलेट किया जाता है। जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आप देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, इनको इंक्लूड किया जाता है। नहीं, आंसर इज नो कि हम क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखेंगे। रीजन इज क्या बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हैव द कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, रिलेटेड फंक्शंस, है ना? कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा। वो लिपिड्स और प्रोटीन्स जा करके उनका क्या होगा, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, या आप कह दो कि वहां पे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन कराता है गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज कराता है। तो ये दोनों फंक्शंस इंटरकनेक्टेड है, बिना एक दूसरे के काम नहीं चल सकता। बट यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट अपना क्या कर रहा है कि इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली बात है, ये तीनों ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व है फोटो रेस्पिरेशन के लिए, बट दे आर नॉट फंक्शनिंग इन द कोऑर्डिनेटेड मैनर, इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखेंगे। आई होप ये वाला डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्रोसेस देखते हैं बेटा। आई हैव टू ड्रॉ थ्री ऑर्गेनल्स, तीन ऑर्गेनल ड्रॉ करने हैं हमें। एक हम ड्रॉ करेंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसे, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, है ना? ओके, दिस इज पेरोक्सिसोम, थोड़ा नीचे, और उसी के नीचे माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं, बस हम नाम लिखेंगे कि कौन से कौन ऑर्गेनल है, बस हमें फंक्शंस देखने हैं। दिस इज व्हाट क्लोरोप्लास्ट, दिस इज व्हाट बेटा पेरोक्सिसोम, एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये तीन ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हैं इस फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने बेटा कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल पढ़ी है, तो स्टार्टिंग में हमें क्या मिलता है? वी आर गोना सी RuBP molecule, ribulose 1,5 bisphosphate, yes or no? RuBP जब in presence of an enzyme known as Rubisco, कौन सी एंजाइम बेटा? Rubisco, ये Rubisco एंजाइम है। लेट मी राइट इट मोर क्लियरली। ये कौन सी एंजाइम है बेटा? Rubisco एंजाइम है, ठीक है। दिस एंजाइम इज नोन एज Rubisco एंजाइम, जो कि सबसे अबंडेंट एंजाइम है ना? Rubisco एंजाइम के पास, आपको पता है, दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग साइट, दूसरी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट। यस और नो? जल्दी से कमेंट में लिखिए, ये ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग साइट है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंडिंग हुई तो ये क्या बनाएगा बेटा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंडिंग हुई तो ये क्या बनाएगा? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, एम आई राइट? ये हमने पढ़ा है। और ये चलाता है क्या बेटा? C3 साइकिल, C3 साइकिल, है ना? लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंडिंग नहीं हुई, ऑक्सीजन से बाइंडिंग हुई, तो उस केस में क्या बनाएगा बेटा? ऑक्सीजन से बाइंडिंग होने के केस में क्या बनाएगा ये? वन मॉलिक्यूल ऑफ, वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, क्या क्या बनाएगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट। अभी के लिए हम 2 मोल ऑफ RuBP लेते हैं। कितने मोल बेटा? 2 मोल ऑफ RuBP लेते हैं, और हम दो ऑक्सीजन से बाइंडिंग कराने के बाद हम देखते हैं कि हमें 2 मोल्स ऑफ 3 PGA मिलेंगे एंड 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलेंगे, है ना? इसी रिएक्शन को हमने डबल कर दी। PGA इज 3 कार्बन कंपाउंड एज यू ऑल नो, और मैं आपको बता दूं दिस इज 2 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं हुआ, तो 3 + 2 5 कार्बन एंड RuBP इज 5 कार्बन कंपाउंड, है ना? ये दो चीजें बनेंगी। जो PGA है इट विल बी इन्वॉल्व इन C3 साइकिल, राइट? लेकिन जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, क्या है बेटा? जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो इन्वॉल्व नहीं होगा C3 साइकिल में, बल्कि ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइकोलेट। किसमें बेटा? ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, वी आर कीपिंग द सेम पेन। ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या रिलीज करना पड़ेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है।
ऑलवेज रिमेंबर फॉस्फोग्लाइकोलेट इज टू कार्बन कंपाउंड, राइट। अब ये जो ग्लाइकोलेट है, इट विल लीव द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट लीव करेगा और एंटर करेगा इनटू पेरोक्सिसोम। ग्लाइकोलेट लीव करेगा क्लोरोप्लास्ट और एंटर करेगा इनटू पेरोक्सिसोम, ठीक है। कितने मोल्स हैं बेटा? 2 मोल्स, क्योंकि हमने 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट लिए हैं। 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, कितने कार्बन कंपाउंड है बेटा? 2 कार्बन कंपाउंड है, ओके। अब ये जो पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट गया है, यहां पे क्या होने वाला है इसके साथ? यहां पर दो प्रोसेसेस हम चलाएंगे। पहली प्रोसेस will include formation of glyoxylate, and the second process will include the formation of glycine। ग्लाइसिन हम ग्रीन पेन से लिखेंगे, रीजन है इसका मैं बताऊंगा आपको। ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइकोलेट जब पेरोक्सिसोम में आया तो उसमें क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी। तो क्या मिलेगा हमें? 2 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट, और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड निकलने के बाद ये ग्लाइऑक्सिलेट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू ग्लाइसिन, एंड ग्लाइसिन यू नो द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ना, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे क्या ऐड हुआ होगा बेटा? एन अमाइनो ग्रुप, NH2 का एडिशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एमिनेशन। एमिनेशन हुआ, अमाइनो ग्रुप का एडिशन हुआ, तो ये क्या बना? 2 मोल्स ऑफ ग्लाइसिन बन गया। ग्लाइसिन इज फर्दर 2 कार्बन कंपाउंड। ग्लाइसिन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पूछे आप, तो एक कार्बन है, एक COOH ग्रुप है, एक आपका NH2 ग्रुप है, एक CH3 है, सॉरी CH3 नहीं है, एक H है इधर और एक H है इधर। दिस इज ग्लाइसिन, ओके। अब ये जो ग्लाइसिन बना है, इट इज एन अमाइनो एसिड एंड इट विल फर्दर मूव ऑन टू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये पेरोक्सिसोम से निकल के कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन यहां प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मोल ऑफ ग्लाइसिन आए हैं, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। इट विल कन्वर्टेड इनटू सीरीन, किसमें बेटा? सीरीन अमाइनो एसिड, एंड दैट विल बी द 3 कार्बन कंपाउंड। मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सीरीन नहीं लिख रहा हूं, एक मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन है। कैसे बेटा? क्योंकि यहाँ पे इवॉल्व होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ये इवोल्यूशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ NADH फ्रॉम NAD+, ठीक है। यहाँ पे NADH बना और सीरीन का फॉर्मेशन हुआ। दिस सीरीन विल नाउ फर्दर मूव इनटू पेरोक्सिसोम। यहां पे क्या आया? सीरीन वापस से आया, सीरीन वापस से आया। दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, और ये कन्वर्ट होगा इनटू हाइड्रोक्सी पायरुवेट। क्या बेटा ये फर्दर हमें अमाइनो एसिड देखने को मिल रहा है? नहीं, इट इज ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। पायरुवेट क्या है बेटा? पायरुविक एसिड, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अमाइनो ग्रुप देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब यहां क्या हुआ है बेटा? अमाइनो ग्रुप निकल गया है, NH2 निकल गया है। NH2 को निकलने की वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? डीएमिनेशन। एमिनेशन मतलब अमोनिया का ऐड होना, डीएमिनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप का निकल जाना। अब ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है विल फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्लिसरेट मॉलिक्यूल। ग्लिसरेट मॉलिक्यूल, ग्लिसरेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होगा। यहां पे इट विल रिक्वायर NADH मॉलिक्यूल। NADH चाहिए होगा इसे, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में। तो NADH का रिडक्शन हुआ यहाँ पे, या ऑक्सीडेशन, आप कमेंट करके बताओ, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? यहाँ होगा ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। ये ग्लिसरेट बना, एंड दिस ग्लिसरेट विल नाउ फर्दर मूव इनटू क्लोरोप्लास्ट, जहां से कहानी शुरू हुई थी। ग्लिसरेट यहां फिर वापस आएगा, ग्लिसरेट यहां पे वापस आएगा, और ये क्या बनाएगा बेटा? फॉस्फोग्लिसरेट या PGA, फॉस्फोग्लिसरेट। कैसे बनाएगा बेटा? फॉस्फो ग्रुप आया क्या? यस, फॉस्फो ग्रुप कब आएगा? जब यहाँ पे ATP यूज होगी, ATP यूज होकर के ADP बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, जो कि फॉस्फो ग्रुप देगा, ठीक है। अब ये इंटर कर जाएगा इनटू द क्रेब्स साइकिल, सॉरी केल्विन साइकिल और C3 साइकिल, ओके। C3 साइकिल में मूव कर गया। इसे C2 साइकिल का नाम इसलिए दिया बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 2 कार्बन कंपाउंड,
टू कार्बन कंपाउंड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज C2 साइकिल। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। अब हुआ क्या बेटा, देखिए पीजीए तो अपना C3 साइकिल चलाएगा, एक पीजीए है C3 साइकिल चलाने के लिए, दो पीजीए चाहिए, जो कि दो पीजीए बनना होता है इन C3 साइकिल। बट इन फोटो रेस्पिरेशन ये जो दो फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल्स बन गए, ये फोटो रेस्पिरेशन करा रहे हैं। यहाँ पे NADH बना तो सही, लेकिन यहाँ पे NADH यूटिलाइज भी हो गया, इस वजह से NADH नेट प्रोडक्शन इज जीरो। साथ साथ में एटीपी का यूज भी कर लिया, यहाँ पे इन्होंने एटीपी का यूज भी कर लिया, इस वजह से क्या है बेटा, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। क्या बोलेंगे हम, फोटो रेस्पिरेशन इज फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is lost in this process, 25% of carbon dioxide is lost in this process. So जो फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस हम बोल रहे हैं, क्यों बेटा, क्योंकि इसमें एनर्जी ना तो बन रही है, उल्टा कंज्यूम हो जा रही है, राइट। ओके, साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, देख लिया आपने, पूरी साइकिल चली है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोटो रेस्पिरेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट कंडीशंस कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटो रेस्पिरेशन। याद रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं इन कंडीशंस को, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, मैंने आपको साइकिल समझाई है सिर्फ। ये क्या बन गया चाकू बन गया चाकू, चाकू बन रहा है। चल, ऐसे ठीक है। व्हाट इज दिस बेटा, इज इट अ पैरेललोग्राम? कमेंट सेक्शन में बताइए पैरेललोग्राम बना कि नहीं। चलिए, कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे आप दो नहीं, तीन नहीं, चार स्टार मार्क कर दो। क्या है कंडीशंस, क्या क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन होगा प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे हाई लाइट इंटेंसिटी। दूसरा पॉइंट होगा बेटा हाई टेम्परेचर। क्या होगा दूसरा पॉइंट, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट विल बी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, साथ साथ में बेटा लो कंसंट्रेशन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार पॉइंट्स रिमेंबर रखेंगे कि भाई फोटो रेस्पिरेशन होगा कब, तो ये चार कंडीशंस चाहिए, नेसेसरी हैं, ये होंगी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए C4 साइकिल प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमें एक चीज और पढ़नी है इसके बारे में, दैट इज, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन कार्बन के कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडेशन कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कराता है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही है, और इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। इस वजह से हम इसको एक टर्म और देते हैं PCO। PCO इज फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर बेटा, ये बहुत रेयरली बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल। ठीक है, एक टर्म और बता रहा हूं साथ में, ये एडवांस टिप है, बोनस टिप है, PCR के बारे में। PCR आपने सुना होगा, यस, PCR टेक्निक बायोटेक में, लेकिन ये PCR वो PCR नहीं है, दिस इज बेटा फोटोसिंथेटिक। कितने लोगों ने गेस किया, जल्दी से बताओ बेटा, कितने लोगों ने गेस किया, कार्बन रिडक्शन। गेस तो कर ही लिया होगा, गलती हो गई है ना। इस पॉइंट पे क्या होगा, रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन होगा बेटा। PCO इज photosynthetic carbon oxidation and PCR is photosynthetic carbon reduction। इसका दूसरा नाम कोई बता सकता है बेटा, दूसरे वाले का? जैसे PCO का नाम है फोटो रेस्पिरेशन, किसका नाम है दूसरा नाम PCO, फोटो रेस्पिरेशन का, तो PCR का दूसरा नाम, यस, इट इज कैल्विन साइकिल बेटा, कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल। क्या होता है कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल में बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पढ़ा है क्या? तो C3 साइकिल को PCR भी कहते हैं इन फोटोसिंथेसिस। चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक समझ में आया होगा। इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है आपको पता चला होगा, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं ये भी पता चला होगा।
तो नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा, हमें उन फैक्टर्स को देखना है जो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन, और साथ साथ में पैरेलली चलाएंगे सेल चैप्टर। ठीक है, सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे हम। ठीक है, पैरेलल चलेंगे दोनों। सो ट्यून्ड अप, स्टे ट्यून्ड अप, एंड हैव अ नाइस डे बेटा। गुड बाय।